हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में वेरियस एलिमेंट्स के सिंबल डिस्कस किए थे एंड कुछ एलिमेंट्स के लैटिन नेम भी डिस्कस किए थे। तो होपफुली वो सभी आप लोगों को याद हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है कैपिटल ए। ओके, तो अगर हमें इस एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट करना हो, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम सिंपली उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए यहां तक? तो इट मींस अगर किसी एलिमेंट का सिंबल मेंशन है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उस एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ है कैपिटल H, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर अगर ये लिखा हुआ है कैपिटल P, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फास्फोरस के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गया यहां तक? तो अगर किसी एलिमेंट के सिंबल, कहीं पे एलिमेंट का सिंबल लिखा हुआ है तो इट मींस वो उस एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक क्लियर सभी को? चलिए अब देखो, लेट्स सपोज एलिमेंट ए के दो एटम्स आपस में कंबाइन हुए। तो बताओ एटम्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? तो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखो ए के दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो यहां पे क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। तो इस मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखो, इस मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करेंगे कि वो जिस एटम से बना है उस एटम का सबसे पहले सिंबल लिखो, फिर उसके बाद उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? तो इस मॉलिक्यूल में ए के दो एटम्स हैं, तो कितने? दो। तो हम 2 को मेंशन करेंगे सिंबल के नीचे इस तरीके से। तो ये रिप्रेजेंट किया मॉलिक्यूल को। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मॉलिक्यूल में ए के दो एटम्स हैं। क्लियर? अब देखो, इस मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं, तो दो एटम वाले मॉलिक्यूल को कहा जाता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मींस ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स हैं। डाई रिप्रेजेंट 2। क्लियर है सभी को? चलिए अब देखो, मान लो कि ए के 3 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, A प्लस A प्लस A। तो यहां पे जो मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कैपिटल A और नीचे में 3। तो A3 रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल हैविंग 3 एटम्स ऑफ A। क्लियर? एंड इसको, इस टाइप की मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम है। ट्राई रिप्रेजेंट 3। समझ गए आप सभी लोग? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए, आगे चल के काम आएगा। ओके, नोट कर लो इसको। अब देखो, अब हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स एंड their particles form। तो हम यहां पे ये डिस्कस करेंगे कि किस एलिमेंट के किस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, मींस कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए तो देखो, फर्स्ट अगर हम डिस्कस करें ऐसे एलिमेंट्स जो कि मेटल्स हैं, तो उस टाइप के एलिमेंट्स के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। मींस मेटल के पार्टिकल्स होते हैं एटम। क्लियर? तो जो मेटालिक एलिमेंट है, मेटालिक एलिमेंट वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा?
एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। ओके, एंड आप लोग साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल सोडियम। तो सोडियम एक मेटल है, मेटालिक एलिमेंट है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? Na से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इट मीन्स सोडियम में जो सोडियम के पार्टिकल्स हैं वो क्या है? सोडियम के एटम्स। क्लियर है तक? सिमिलरली अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन एक एलिमेंट है जो कि मेटल है, तो आयरन के पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। मींस आयरन के एटम से मिलकर बना होता है। क्लियर है आप सभी को? एंड हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? Fe से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए यहाँ तक? तो जो मेटालिक एलिमेंट है वो मेटालिक एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं एटॉमिक फॉर्म में। मींस वो एलिमेंट्स एटम से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? देख लो इसको भी। अब देखो, हम अगर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की बात करें, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की, तो डिफरेंट नॉन मेटालिक एलिमेंट्स डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो कौन से एलिमेंट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उसको देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है। क्लियर? अब देखो, हाइड्रोजन में जो पार्टिकल्स होते हैं, हाइड्रोजन की जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है? एंड कैसे मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल क्या होता है? तो वो होता है डाई एटॉमिक H2 मॉलिक्यूल। तो ये है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। समझ गए यहाँ तक? इट मीन्स हमारे पास अगर हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस का सैंपल है, लेट्स सपोज इस कंटेनर में, इस कंटेनर के अंदर, इस बॉक्स के अंदर हाइड्रोजन गैस फिलअप है। तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? H2, 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 इस तरीके से वेरियस नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। एंड उसके मॉलिक्यूल को देखते हुए हम क्या बोल सकते हैं कि वो कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है? ये है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म। क्लियर है यहां तक? इसको भी नोट कर लो। तो वैसे हम और भी डिस्कस करते हैं कुछ और एलिमेंट्स। फिर आप देखो नेक्स्ट, सिमिलरली अगर हम बात करें सेकेंड ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन भी एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। एंड ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है? O2 होता है। इट मीन्स ऑक्सीजन एग्जिस्टिंग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है? ऑक्सीजन गैस में खूब सारे O2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है अंदर? एंड सिमिलरली हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंड नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल
होता है N2। क्लियर? सिमिलरली फ्लोरीन, तो फ्लोरीन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डेट इज F2। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखते जा रहा हूं। फिर क्लोरीन, तो क्लोरीन एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, डेट इज Cl2। एंड ब्रोमीन, ब्रोमीन भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डेट इज Br2। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं लाइन से। फिर आयोडीन, तो आयोडीन एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्म I2। समझ गए? फिर अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, फास्फोरस भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसका मॉलिक्यूल होता है P4। ठीक है, तो देखो फास्फोरस P4 मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब देखो यहां पर इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। ये कैसा मॉलिक्यूल है? टेट्रा, टेट्रा मींस 4, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर है तक? फिर सल्फर, तो सल्फर एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में एंड उसका जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है S8। तो ये है सल्फर का मॉलिक्यूल जिसमें 8 एटम्स कंबाइंड है। तो 8 एटम्स वाले मॉलिक्यूल को कहा जाता है ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये क्या है? ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर है तक? चलिए नोट करो इसको फटाफट, फिर और बताता हूं आपको। नोट कर लिया तक? और उनको लाइन से याद भी करते चलो आप लोग। अब देखो अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन एग्जिस्ट करता है एटॉमिक फॉर्म में एंड हम कार्बन को सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। क्लियर? फिर अगर हम बात करें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं इनर्ट एलिमेंट्स। इनर्ट एलिमेंट्स मींस नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट किसी से कंबाइन नहीं होते, ये एलिमेंट्स किसी से कंबाइन नहीं होते, मींस इनर्ट होते हैं। क्लियर? एंड ये सारे के सारे एलिमेंट्स गैस होते हैं एंड ज़ेनॉन थोड़ा बहुत कंबाइन होने की टेंडेंसी रखता है। इस वजह से इन सारे एलिमेंट्स को बोला जाता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, ठीक है? तो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप बन रहा है, एक ग्रुप है, उस ग्रुप को बोलते हैं इनर्ट एलिमेंट्स या फिर नोबल गैस। ठीक है? तो ये एलिमेंट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। मोनो एटॉमिक फॉर्म में सिंपली एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। मींस अकेले एटम, जैसे हीलियम है तो हीलियम गैस में केवल हीलियम के एटम्स होंगे। ठीक है? नियॉन गैस है तो नियॉन गैस में केवल नियॉन के एटम्स होंगे। क्लियर? तो हर एक इनर्ट एलिमेंट में जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। तो ये एलिमेंट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है सभी को? इसको भी नोट करो। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया एलिमेंट्स और उनके पार्टिकल्स का फॉर्म, जिनको आप लोगों को याद रखना है। समझ गए अंदर? ओके,
अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ओके, तो देखो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट का मतलब किसी एलिमेंट के एटम का मास सिंपली क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। तो देखो मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज simply called as atomic mass। क्लियर? तो किसी एलिमेंट के एटम के मास को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? अब देखो हमें पता है कि जो एटम है वो बहुत 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 छोटा होता है, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो मास होगा, एटम का जो मास होगा वो बहुत कम होगा एंड उसके वैल्यू की उसके एटॉमिक मास की वैल्यू भी बहुत कम होगी। क्लियर है तक? तो वो जो वैल्यू आएगी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आएगी, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी पैदा कर सकती है। क्लियर है तक? तो उस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, किसी एलिमेंट को रेफरेंस एलिमेंट लिया जाता है एंड उस रेफरेंस एलिमेंट के एटॉमिक मास की एक सिंपल वैल्यू फिक्स कर दी जाती है एंड उसके रिस्पेक्ट में, उसके कंपैरिजन में बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को डिटरमाइन किया जाता है। क्लियर है तक? इट इज जस्ट लाइक जैसे हम तराजू में किसी सब्सटेंस का वेट मेजर करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक तरफ हम एक स्टैंडर्ड वेट रखते हैं, एक रेफरेंस वेट रखते हैं और दूसरी तरफ हम जिस सब्सटेंस का वेट निकालना हो, जिस सब्सटेंस का वेट मेजर करना हो, उस सब्सटेंस को रखते हैं। क्लियर? और इस तरीके से हम उस सब्सटेंस का वेट पता कर लेते हैं। तो वैसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि अगर हमें एलिमेंट्स का डिफरेंट एलिमेंट्स का वेट निकालना हो तो हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रेफरेंस एलिमेंट लेना होगा और उस रेफरेंस एलिमेंट के एटॉमिक मास की एक सिंपल वैल्यू फिक्स करनी होगी एंड फिर बाकी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को हम डिटरमाइन कर लेंगे कंपेयर करके। क्लियर है? चलिए, तो देखो जो सबसे पहला रेफरेंस एलिमेंट लिया गया था वो था हाइड्रोजन, दैट इज लाइटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, सबसे हल्का एलिमेंट। तो जो सबसे हल्का, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है वो कौन सा है, हाइड्रोजन। क्लियर? एंड उसको हमने सबसे पहले रेफरेंस एलिमेंट की तरह लिया था। ओके, हमने क्या, जो साइंटिस्ट थे पुराने जमाने में, है ना, तो देखो फर्स्ट रेफरेंस एलिमेंट taken to determine atomic mass of other elements was hydrogen, that is lightest element. Okay, and atomic mass of hydrogen is taken to be 1। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को कितना लिया गया, 1 लिया गया। ठीक है, बिना किसी यूनिट के। क्लियर? अब जिस एलिमेंट का हमें एटॉमिक मास निकालना है उस एलिमेंट के एटॉमिक मास में हम ये देखते हैं कि वो एलिमेंट हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितना हैवी है। तो जितना गुना हैवी होगा उस एलिमेंट का एटॉमिक मास उतना ही असाइन हो जाएगा। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक, देखो जैसे मान लो हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक तराजू है, ओके, और उस तराजू में 2 साइड है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ओके, अब जिस एलिमेंट का हमें एटॉमिक मास डिटरमाइन करना है उस एलिमेंट को हमने इस तरफ रख दिया। क्लियर? एंड इस तरफ हम क्या रखेंगे, अपना रेफरेंस एलिमेंट रखेंगे, दैट इज हाइड्रोजन। ओके, तो लेट्स सपोज
अब ये दोनों लेवल दोनों बराबर लेवल पे नहीं है, दोनों साइड ये और ये बराबर लेवल पे नहीं है, ऐसा मान के चलो। तो हम क्या करें, अब ये नीचे है, ये वाला जो साइड है वो नीचे है और ये ऊपर है, क्लियर, क्योंकि ये खाली है। अब हम इसमें क्या रखते जाएंगे, हाइड्रोजन रखते जाएंगे। तो हमने हाइड्रोजन का एक एटम रखा, ये थोड़ा सा नीचे हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर हुआ, ठीक है। फिर एक और आइटम रखा, फिर ये नीचे गया थोड़ा सा ऊपर, फिर एक और रखा, फिर एक और रखा, फिर एक और रखा। तो हमने कितने आइटम की 1 2 3 4 5 एटम्स रख लिए हाइड्रोजन के। तो 5 एटम्स रखने पर ये साइड और ये साइड दोनों लेवल पे आ गए, दोनों बराबर लेवल पे आ गए। इट मीन्स इस एलिमेंट का जो मास है वो इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो कितने हाइड्रोजन एटम है, 1 2 3 4 5। इट मीन्स इस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास हम लेंगे वो क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है कि ये एलिमेंट हाइड्रोजन के मास से 5 गुना ज्यादा भारी है, ठीक है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि इस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना लेना होगा, 5 लेना होगा, क्लियर। एंड इसी तरीके से हम बाकी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास डिटरमाइन कर लेंगे, क्लियर। तो ध्यान रखना, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसा कुछ होता नहीं कि तराजू रख दिया हमने एलिमेंट को, ठीक है। तो जो एटॉमिक मास को डिटरमाइन किया जाता है उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो होता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ या फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन के साथ दिक्कत क्या थी कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पाए गए। आगे चलकर जब डिस्कवरी हुई तो ये देखा गया कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब आइसोटोप का मतलब क्या होता है, तो वैसे तो हम आइसोटोप के बारे में आगे चल के एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि आइसोटोप का मतलब क्या होता है ना। तो देखो आइसोटोप का मतलब होता है एटम्स ऑफ a particular element having different atomic mass are called आइसोटोप्स। ओके, तो आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो उन्हें कहा जाता है आइसोटोप्स, ठीक है। तो आइसोटोप्स की डिस्कवरी की वजह से डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में कुछ गड़बड़ी मिली। तो डाल्टन ने क्या कहा था कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट यहां पर क्या हो गया, खारिज कर दिया गया आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद, क्लियर है आता। तो देखो हाइड्रोजन के 3 टाइप के आइसोटोप्स पाए गए, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो एक है सिंपल हाइड्रोजन जो हम नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो वो हाइड्रोजन उसे कहा जाता है प्रोटियम, और ये होता है सबसे लाइटेस्ट, ठीक है। एंड इसका एटॉमिक मास 1 होता है, क्लियर। फिर दूसरा आइसोटोप है हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम, ठीक है। एंड इसका एटॉमिक मास 2 होता है, क्लियर। एंड जो तीसरा आइसोटोप है वो है ट्रिटियम या फिर ट्राइटियम बोल सकते हो, क्लियर। एंड इसका एटॉमिक मास होता है 3, क्लियर है सर। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करने लगे, तो उससे क्या होगा, जो हम रेफरेंस एलिमेंट ले रहे हैं वो रेफरेंस एलिमेंट हो सकता है कोई दूसरा आइसोटोप का हो। तो उसकी वजह से जिस एलिमेंट का हम जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास हम डिटरमाइन कर रहे हैं उस एलिमेंट के एटॉमिक मास में क्या आएगा, एरर आ जाएगा। अगर हमारे पास जो हमने जो हाइड्रोजन लिया है वो हाइड्रोजन अगर मेन हाइड्रोजन ना होकर उसका आइसोटोप है, क्लियर। तो
एरर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ गए? तो इस वजह से हाइड्रोजन को फिर हटाकर कोई दूसरा एलिमेंट एज अ रेफरेंस एलिमेंट लिया गया। तो जो सेकंड एलिमेंट लिया गया था एज अ रेफरेंस एलिमेंट, तो वो था ऑक्सीजन। ठीक है, सब नोट चल रहा हूं। तो देखो, सेकंड रेफरेंस एलिमेंट टेकन वाज ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे नेचर में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है हमारे नेचर में। क्लियर? इस वजह से ऑक्सीजन को रेफरेंस एलिमेंट लिया गया। समझ गए? बट ऑक्सीजन के साथ भी सेम प्रॉब्लम, सेम टाइप की प्रॉब्लम आई, है ना। मींस ऑक्सीजन की भी आइसोटोप्स पाए गए, तो इस वजह से फिर ऑक्सीजन को भी खारिज कर दिया गया। तो फिर जो फाइनली जो रेफरेंस एलिमेंट लिया गया, फाइनली रेफरेंस एलिमेंट जो लिया गया है, जो अभी तक चल रहा है, वो क्या है? कार्बन है। ठीक है, क्योंकि कार्बन एक स्टेबल एलिमेंट होता है और उसका जो एक आइसोटोप होता है, एक तो कार्बन की जो है बहुत कम आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, और जो एक पर्टिकुलर आइसोटोप है कार्बन 12, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है और वो बहुत ज्यादा स्टेबल भी होता है। क्लियर? चलिए देखो, फाइनली द रेफरेंस एलिमेंट टेकन वाज कार्बन और कार्बन 12। यहाँ पे कार्बन 12 बोलने का मतलब ये है कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। क्लियर है? अंदर जब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कार्बन का एटॉमिक मास निकाला गया था, वो कितना था? 12। क्लियर है? अंदर चलिए, तो देखो, कार्बन को रेफरेंस एलिमेंट लेकर हम बाकी एलिमेंट के एटॉमिक मास को डिटरमाइन करेंगे। तो वो जो एटॉमिक मास होंगे, वो एटॉमिक मास क्या कहलाएंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएंगे, क्योंकि हम उन एटॉमिक मास को किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के रेफरेंस में निकाल रहे हैं, किसी एलिमेंट के रिलेटिवली निकाल रहे हैं। क्लियर है अंदर? तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट आएगा वो क्या आएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ये कैसे निकाला जाता है? तो देखो, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास पता करना है, वो न्यूमरेटर में अपॉन 1/12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ओके, तो ये होता है फॉर्मूला किसका? रिलेटिव एटॉमिक मास का। क्लियर? इट इज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि जिस एलिमेंट का हम एटॉमिक मास डिटरमाइन करना चाहते हैं, वो एलिमेंट कार्बन के कंपैरिजन में, उसके 1/12 के कंपैरिजन में कितना हैवी। ठीक है, तो उसको डिफाइन करूं मैं, डिफाइन देखो, डेफिनेशन, रिलेटिव एटॉमिक मास मीन्स हाउ मच times a particular element is heavier than 1/12 of कार्बन 12। तो ये है सिंपल से डेफिनेशन इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर है सभी को? चलिए इसको भी नोट कर लो आप लोग। फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि फाइनली एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कितना होता है, जो हमें याद करना है।
ठीक है, तो एटॉमिक मास हमें निकालना नहीं है लैब वगैरह में जाके, है ना। तो हमें एटॉमिक मास को डायरेक्टली याद रखना है। तो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मास को हमें डायरेक्टली याद रखना है, वो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो तब तक आप लोग इसको नोट करें। ओके, चलिए। नोट हो गया सभी का? तो अभी जो हम एटॉमिक मास याद रखेंगे या फिर देखेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में है? कार्बन के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? इट इज कार्बन 12। ओके, यहां पे लाइन से मैं एलिमेंट के सिंबल्स मेंशन करूंगा और इस तरफ एटॉमिक मास की वैल्यू। क्लियर? एंड जो एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, ठीक है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, बट फिर भी उसके लिए एक यूनिट डिफाइंड है, वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा, है ना। तो फिलहाल तो हम जो एलिमेंट के एटॉमिक मास की वैल्यू लिखेंगे वो बिना यूनिट के होगी। क्लियर? तो देखो, फर्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। क्लियर? फिर नेक्स्ट हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। फिर लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7। क्लियर? एंड ये मैं अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूं ना, आप लोग बुक्स वगैरह में देखोगे तो कुछ डेसिमल्स में आप लोगों को वैल्यू मिलेगी। तो वो वैल्यू क्यों आती है डेसिमल में? तो वो ड्यू टू आइसोटोप आती है, एंड आइसोटोप की वजह से फिर जो एटॉमिक मास निकाला जाता है वो एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है, और एवरेज एटॉमिक मास निकालने की वजह से वो वैल्यूज डेसिमल में आती है। क्लियर? जैसे मान लो कि किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जिस एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम मेजर कर रहे हैं उस एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होंगे, तो डिफरेंट आइसोटोप्स होंगे तो उनके एटॉमिक मास भी डिफरेंट निकलेंगे, जो कि आपस में काफी पास होंगे। तो हम जब उसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो एवरेज वैल्यू डेसिमल में आएगी, तो इस वजह से वहां पे जो वैल्यूज होती है वो डेसिमल में होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको राउंड ऑफ करके फाइनल वैल्यू लिख रहे हैं, जो हमें फाइनली याद करनी है। क्लियर है? फिर देखो बेरिलियम, तो बेरिलियम की होती है 9। ओके, फिर बोरॉन, बोरॉन की वैल्यू होती है 10.8, जिसको आप लोग 11 भी ले सकते हो। क्लियर है अंदर? फिर कार्बन, तो कार्बन की होती है 12, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ओके, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 14, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16, देन फ्लोरीन, फ्लोरीन का 19, देन सोडियम, सोडियम का 23, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 24। ओके, फिर बाकी यहां लिखता हूं। फिर देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27, 9 से लिखते जा रहा हूं मैं। फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन का 28। फिर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का 31, देन सल्फर, सल्फर का 32। ओके, एंड फिर क्लोरीन, क्लोरीन का 35.5 होता है एटॉमिक मास। ओके, फिर पोटेशियम, पोटेशियम का 39, देन कैल्शियम, कैल्शियम का 40। तो जितने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आप लोगों को याद करने हैं वो मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो आयरन, आयरन का एटॉमिक मास 56। फिर कॉपर, कॉपर का एटॉमिक मास 63.5, देन सिल्वर, सिल्वर का एटॉमिक मास 108। तो ये कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं
जो कि आप लोगों को याद करने, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ गए यहाँ तक? चलिए इनको नोट कर लो, और सारे सारे जितने भी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लिखे हुए हैं सबको याद करने हैं आप लोगों को, ठीक है? चलिए नोट कर लो इसको। नोट हो गया सभी का? चलिए तो देखो, अगर आप लोगों को इतना सारा याद करना डिफिकल्ट लग रहा है तो जो मेन है उसको याद करो। तो मेन क्या है? हाइड्रोजन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर। तो जितने टिक लगाए मैंने उनको याद कर लो, उतना इनफ है फिलहाल के लिए। और अगर पूरा याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? चलिए अब देखो, इसके पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों को बुक्स वगैरह में जो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी एटॉमिक मास की वो डेसिमल में मिलेगी। तो एलिमेंट के एटॉमिक मास की वैल्यू डेसिमल में क्यों आती है? ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाई एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास वैल्यू इज इन डेसिमल, मींस मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के एटॉमिक मास की वैल्यू डेसिमल में क्यों होती है? ठीक है, तो आंसर है वो बता चुका हूं आप लोगों में, ड्यू टू आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट के आइसोटोप्स के होने की वजह से एलिमेंट का एटॉमिक मास डेसिमल में आता है। क्लियर? जैसे कि देखो एग्जांपल के थ्रू समझो इसको। लेट सपोज हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स का एक सैंपल है, क्लियर? जिसमें प्रोटियम के 70 एटम्स हैं, ठीक है? एंड ड्यूटेरियम के 20 एटम्स हैं, एंड ट्रिटियम के 10 एटम्स हैं। ओके, तो ये इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स का सैंपल है। क्लियर? अब देखो, हम ये क्या मान के चल रहे हैं कि इस सैंपल में सारे के सारे एटम हाइड्रोजन के हैं, ठीक है? बट एक्चुअली क्या है, उसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी हैं, मींस कुछ ड्यूटेरियम भी है और कुछ ट्राइटियम भी है। तो जब हम इनका मास मेजर करेंगे तो कितना आएगा उसको देखो, है ना? तो अगर हमें इनका मास मेजर करना है तो हमें इनका एटॉमिक मास पता है। जैसे प्रोटियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है, और उसके कितने एटम्स हैं? 70 एटम है। तो टोटल प्रोटियम का मास कितना हो जाएगा? 70। क्लियर? 70 एटम्स का मास, 70 प्रोटियम के रेस्पेक्ट में। फिर ड्यूटेरियम का देखो कितने एटम्स हैं? 20 एटम्स हैं, एंड ड्यूटेरियम के एक एटम का मास कितना होता है? 2 होता है। तो हमें 20 एटम्स का मास निकालना है, तो कैसे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को, तो क्या आएगा? 40 आएगा। यहां तक क्लियर? फिर देखो ट्राइटियम के कितने एटम्स हैं? 10 एटम्स हैं। तो ट्राइटियम के एक एटम का मास कितना होता है? 3 होता है। तो 10 के कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ टोटल मास कितना होगा इस हाइड्रोजन एटम के सैंपल का? टोटल मास कितना होगा? तो ऐड कर लो ना यहाँ पे, ऐड करोगे तो 0, 7 + 4 11, 11 + 3 14, तो ये कितना आया? 140 आया। क्लियर है तक? तो अगर हम सारे के सारे एटम्स को सेम मान के चले, अगर हम सारे के सारे एटम्स को सेम मान के चले तो एवरेज एटॉमिक मास कितना है? देखो एवरेज मास ऑफ दिस सैंपल, हाइड्रोजन सैंपल विल बी इक्वल टू, तो एवरेज निकालना आप लोग आता होगा। तो टोटल मास कितना है? 140 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने दिख रहे हैं आप लोगों को? 70 + 20 + 10 दैट इज
100, तो ये कितना आ जाएगा 1.4, तो देखिए किसमें आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आइसोटोप्स के एग्जिस्टेंस की वजह से जो हमारे पास एलिमेंट के सैंपल का एटॉमिक मास आता है, वो एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास होता है। एंड एवरेज एटॉमिक मास मोस्ट ऑफ द केस में कैसा आता है, डेसिमल आता है। समझ गया आता है? चलिए नोट कर लो इसको। फिर मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताता हूं कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है अगर हमें किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स दिए हुए हैं और उनकी क्वांटिटी दी हुई है, उनका परसेंटेज दिया हुआ है। क्लियर? चलिए तो देखो, लेट्स सपोज हमारे पास कोई एलिमेंट है ए एंड उसके 3 आइसोटोप है, आइसोटोप 1, आइसोटोप नंबर 2 एंड आइसोटोप नंबर 3, थर्ड आइसोटोप। 3 आइसोटोप है ना टोटल। आइसोटोप नंबर 1 का एटॉमिक मास है लेट्स सपोज 6। आइसोटोप नंबर 2 का एटॉमिक मास है 6.5 एंड आइसोटोप नंबर 3 का एटॉमिक मास है 6.2। लेट्स सपोज कर रहे थे सब, है ना। फिर परसेंटेज अबंडेंस, कितनी परसेंटेज क्वांटिटी में आइसोटोप नंबर 1 पाया जाता है एलिमेंट ए में, कितने परसेंटेज क्वांटिटी में आइसोटोप नंबर 2 पाया जाता है एलिमेंट ए में, सिमिलरली आइसोटोप नंबर 3। तो लेट्स सपोज आइसोटोप नंबर 1 का परसेंटेज है 70%, ओके, एंड आइसोटोप नंबर 2 का परसेंटेज है 25%। क्लियर? एंड इसका है 5%, तो हो गया 100%। ये 70, 25, 5। क्लियर है तक? तो अब देखो हम एलिमेंट ए का एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे भाई, तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर आइसोटोप दैट इज 70। अब परसेंटेज मींस पर 100, 70/100 इनटू एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप नंबर 1 हैविंग 70%। तो जिस आइसोटोप का 70% है उस आइसोटोप का एटॉमिक मास कितना है, 6 है। क्लियर? फिर प्लस सिमिलरली फॉर आइसोटोप 2 का परसेंटेज कितना है, 25%। 25% में 25/100 इनटू एटॉमिक मास कितना है, 6.5 प्लस। फिर अगला आइसोटोप दैट इज आइसोटोप नंबर 3, परसेंटेज कितना 5 इनटू परसेंटेज आउट ऑफ 100 इनटू एटॉमिक मास 6.2। क्लियर है तक? इस कैलकुलेशन को करके हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। क्लियर है तक? तो क्या किया जाता है एवरेज एटॉमिक मास को निकालने के लिए, तो फॉर्मूला ऑफ एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ये सिंबल आप लोगों को पता होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे। ये सिंबल क्या है, समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इनटू इट्स एटॉमिक मास। ओके, जैसे देखो यहां पर परसेंटेज, ये परसेंटेज था और ध्यान रखना उस परसेंटेज को फिर आउट ऑफ 100 भी करना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू सही आएगी, है ना। परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास प्लस समेशन मतलब ये होता है, प्लस अगला आइसोटोप उसका परसेंटेज इनटू उसका एटॉमिक मास। समझ गए? तो जितने भी आइसोटोप्स होंगे उन आइसोटोप्स का परसेंटेज और उनका एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए तो इसको भी नोट कर लो आप लोग। ओके, नोट कर लिया इसको। अब एक क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है
be the average atomic mass of chlorine having 25% chlorine 37 and 75% chlorine 35। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें बोल रहा है कि क्लोरीन का एक सैंपल है जिसमें क्लोरीन 37 का 25% है और क्लोरीन 35 का 75% है। क्लोरीन 37 का मतलब क्लोरीन के वो एटम्स जिन एटम्स का एटॉमिक मास 37 है, ठीक है। एंड क्लोरीन 35 मींस क्लोरीन के वो एटम्स जिनका एटॉमिक मास 35 है। क्लियर? तो देखो हम यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला लगाएंगे और आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ओके, 25% into 37, it is percentage of chlorine 37 into atomic mass of chlorine 37 plus 75% into chlorine 35 का एटॉमिक मास 35। ओके, अब जब सॉल्व करते हैं 25 अपॉन 100 into 37 plus 75 upon 100 into 35। ओके, अब इसको सॉल्व करके देखो। जैसे यहाँ पर 20 ये आएगा 1/4, मैथमेटिक्स लगा सकते हो ना। 37 upon 4 प्लस ये 3/4 आएगा, ठीक है। 3/4 into 35। अब सॉल्व करते हैं तो देखो नीचे में 4 नीचे में 4, ये बन जाएगा 37 प्लस 35 into 3/4। तो 35 into 3, 5 3 15, 3 3 9 plus 1 10, 105, 105 और 37, 37 and 5 plus 7 12, 4 142, ये आ रहा है 142 upon 4। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो 4 3 12, फिर 2 2, यहाँ पे कितना आएगा 4 5 20 माइनस 2 फिर 0, डेसिमल लगेगा फिर 4 5 20 क्रॉस डिवाइड करते हो ना मैथमेटिक्स में, तो सब सॉल्व कर दिखा रहा हूँ आप लोगों में। तो कितना आ रहा है 35.5, तो कितना आया 35.5 एंड दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। समझ में आया सभी को किस तरीके से सॉल्व किया हमने? चलिए एक बार देख लो इसको ढंग से। देखिए किस तरीके से सॉल्व किया। यहाँ पे हमें क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स दिए हुए थे और उनका परसेंटेज दिया हुआ था, हमें क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना था। क्लियर है? तो आज हमने सीखा एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट और कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास देखा एंड उनको आप लोगों को फटाफट याद करना है। क्लियर? तो आज के लिए इतना, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में और भी नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, चलिए।